बाजार कभी ऊपर कभी नीचे एकदम अस्त व्यस्त लगते हैं, है ना? ऐसा लगता है जैसे कोई लॉजिक ही नहीं है। पर क्या हो अगर इस पूरे पागलपन के पीछे एक पैटर्न छिपा हो, एक ऐसा पैटर्न जो बार बार दोहराया जाता है। चलिए आज इसी को समझते हैं। हम अक्सर सोचते हैं ना कि मार्केट क्रैश एकदम अचानक से आ जाते हैं, जैसे कहीं से भी, और हमें लगता है कि बस सब कुछ हाथ से निकल गया। लेकिन क्या ये सच में इतने ही रैंडम है जितने ये दिखते हैं, या इनके पीछे भी कोई कहानी है? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। और इसका जवाब सच में काफी हैरान करने वाला है। देखिए, नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट शिलर का कहना है कि ये क्रैश ये कोई हादसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो इंसानी व्यवहार के वो पैटर्न हैं जो सदियों से बार बार दोहराए जाते रहे हैं। तो सबसे पहले एक चीज बिल्कुल साफ कर लेते हैं। बाजार ना कोई परफेक्ट लॉजिकल मशीन नहीं है। ये सोचना कि बाजार सिर्फ डेटा और नंबर पर चलता है, ये आप जानते हैं एक बहुत बड़ा मिथक है। हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। तो फिर असलियत क्या है? असलियत ये है कि बाजारों में उम्मीद और डर की लंबी लंबी लहरें चलती हैं। कभी सब बहुत ज़्यादा आशावादी हो जाते हैं, कभी एकदम डर जाते हैं। और इसी चक्कर में संपत्ति की कीमतें उनकी असली वैल्यू से अब जानते हैं बहुत बहुत दूर निकल जाती है। ये जो अतिरिक्त उतार चढ़ाव हम देखते हैं ना, ये कंपनी की कमाई जैसे ठोस डेटा से नहीं, ये आता है पूरी तरह से इंसानी भावनाओं और अटकलों से, बस इसी से। अच्छा, तो चलिए अब आते हैं मुख्य विषय पर, मार्केट बबल। ये शब्द हम सबने इतनी बार सुना है ना? बबल फट गया, बबल बन रहा है। पर इसका आखिर मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है, ये वो स्थिति है जब कीमत और हकीकत का कनेक्शन पूरी तरह से टूट जाता है। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो बबल एक ऐसा दौर है जब किसी भी संपत्ति की कीमत उसकी असली फंडामेंटल वैल्यू से कहीं कहीं ज्यादा ऊपर चले जाती है। और ऐसा होता क्यों है? क्या किसी ठोस डेटा के कारण? नहीं, ये होता है भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदों और आप जानते हैं जो कहानियां चल रही होती हैं बाजार में, उनकी वजह से। इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ है फंडामेंटल्स, मतलब कंपनी कितना कमा रही है, प्रॉपर्टी का किराया कितना है, वो सब ठोस डेटा। और दूसरी तरफ है कीमत, जो चलती है भावनाओं पर, प्रचार पर, और इस उम्मीद पर कि कोई बात नहीं, आगे कोई मुझसे भी ज्यादा कीमत पर खरीद लेगा। बबल में इन दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। और हाँ, एक गलती मत कीजिएगा। ये मत सोचना कि ये बबल वाली कहानी सिर्फ स्टॉक मार्केट में होती है, बिल्कुल नहीं। यही एक कहानी अलग अलग संपत्तियों के साथ बार बार दोहराई जाती है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे मशहूर उदाहरण तो है 90 के दशक के आखिर का .com बबल। याद है ना? उस समय टेक्नोलॉजी कंपनियों के स्टॉक्स की कीमत आसमान पर थी, सचमुच, जबकि उनकी कमाई लगभग शून्य। के प्रेशो जैसे संकेतक चीख चीख कर कह रहे थे कि भाई बाजार बहुत महंगा हो चुका है, संभल जाओ। पर उस प्रचार में सुनता कौन है? यहां तक कि सोचिए, बॉन्ड्स जिनको हम सुरक्षित मानते हैं, उनमें भी बबल बन सकता है। जब ब्याज दरें बहुत बहुत कम हो जाती हैं तो बॉन्ड्स की कीमत बढ़ जाती है। तो एक तरह से ये भी एक मूल्यांकन बबल ही है, और ये सीधा सीधा इशारा है कि आगे चलकर रिटर्न कम मिलने वाले हैं। और भला 2008 के हाउसिंग संकट को कौन भूल सकता है? उस समय क्या हो रहा था? घर की कीमतें लोगों की सैलरी से कहीं ज्यादा तेजी से भाग रही थीं। लोग घर रहने के लिए नहीं, बल्कि फटाफट पैसा कमाने के लिए खरीद बेच रहे थे। आप जानते हैं, फ्लिपिंग। और क्योंकि घर सिर्फ एक निवेश नहीं, एक भावनात्मक चीज भी होती है, इसलिए जब ये बबल फटा तो तबाही बहुत ज्यादा हुई। तो ठीक है, अब हम समस्या तो समझ गए। सवाल ये उठता है कि क्या इस बाजार के मूड, इस पागलपन को पहचाना जा सकता है? क्या कोई तरीका है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल। इसके लिए कुछ उपकरण और सिद्धांत हैं। और यहीं पर एक बहुत शक्तिशाली कॉन्सेप्ट काम आता है, जिसे कहते हैं मीन रिवर्जन। इसका सीधा सा मतलब है कि चीजें हमेशा अपने औसत की तरफ लौट कर आती हैं। तो जब बाजार बहुत ज्यादा महंगा हो तो इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले 10 साल में रिटर्न कम होंगे, या शायद नकारात्मक भी। और जब बाजार बहुत सस्ता हो तब ज्यादा रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, आज का मूल्यांकन कल के रिटर्न का एक बहुत बड़ा संकेतक है। लेकिन यहां एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी है। रॉबर्ट शिलर कहते हैं कि देखो, बबल को पहचानना संभव है। हम देख सकते हैं कि बाजार महंगा है, पर यह समय तय करना कि वो फटेगा कब, ये लगभग असंभव है। क्यों? क्योंकि बाजार हमारी सोच से कहीं ज्यादा लंबे समय तक तर्कहीन, मतलब
पागल बने रह सकते हैं। इसलिए अति आत्मविश्वास में आकर बाजार का समय तय करने की कोशिश करना बहुत खतरनाक हो सकता है। तो फिर इस सारी जानकारी का करना क्या है, मुद्दा क्या है? देखिए, इसका मकसद बाजार की भविष्यवाणी करना नहीं है, कोई नहीं कर सकता। असली मकसद है खुद को एक समझदार, दीर्घकालिक रणनीति के लिए तैयार करना। तो इसके लिए एक रणनीतिक मानसिकता विकसित करनी होगी। स्टेप 1, सिर्फ कीमत का रुझान मत देखो। ये मत देखो कि चीज़ ऊपर जा रही है, उसके मूल्यांकन को समझो। स्टेप 2, जब बाजार में हर कोई बहुत ज्यादा आशावादी हो और मूल्यांकन आसमान पर हो, तब होशियार हो जाओ, थोड़ा सतर्क हो जाओ। और स्टेप 3, अपना ध्यान शॉर्ट टर्म के प्रचार से हटाकर लॉन्ग टर्म पोजीशनिंग पर लगाओ। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ छोड़ता हूं। अगर बाजार आखिरकार इंसानी मनोविज्ञान यानी हमारे लालच और डर का ही आईना है, तो क्या उन्हें कभी सच में पूरी तरह से काबू में किया जा सकता है? क्या उन्हें कंट्रोल करना संभव है? इस पर सोचना जरूर। मार्केट बबल यानी बाजार के बुलबुले। जब भी हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद लालच, पागलपन, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये कोई अचानक होने वाली घटना है ही नहीं, बल्कि एक मशीन की तरह है। सोचिए, एक ऐसी मशीन जिसके अपने पुर्जे हैं, एक पूरा का पूरा ढांचा है और जिसे हम असल में समझ सकते हैं। तो आज चलिए इसी मशीन के हर पुर्जे को खोल कर देखते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि बाजार में ये बबल आखिर बनता क्यों है? लालच या पागलपन जैसे जवाब सच कहूं तो काफी अधूरे हैं। आज हम उन असली ढांचागत वजहों के तह तक जाएंगे जो इन बड़े बड़े मार्केट बबल्स को पहले तो बनाती हैं और फिर फोड़ देती हैं। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा है तर्कसंगत चिंगारी। ये समझना बहुत जरूरी है कि हर बबल की शुरुआत किसी पागलपन से नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी शुरुआत होती है एक बिल्कुल जायज़ और अक्सर बहुत ही रोमांचक आर्थिक बदलाव से। एक ऐसी चिंगारी जो उस वक्त देखने में पूरी तरह से तर्कसंगत लगती है। और देखिए, मज़ेदार बात यह है कि ये चिंगारियां असली होती हैं। ये कोई नई टेक्नोलॉजी हो सकती है, जैसे इंटरनेट की क्रांति या फिर कोई बहुत बड़ा आर्थिक विस्तार। ये सब मिलकर बाजार में एक मजबूत, एक आकर्षक कहानी बनाते हैं। और इस स्टेज पर आशावादी होना, पॉजिटिव होना पूरी तरह से जायज लगता है, क्योंकि ये बदलाव हकीकत में हो रहे होते हैं। और फिर कहानी में आता है एक बहुत जरूरी मोड़। वो पल जब अरे वाह, ये तो एक बेहतरीन मौका है वाली सोच एक खतरनाक धारणा में बदल जाती है। और वो धारणा है कि ये ग्रोथ तो बस चलती ही रहेगी हमेशा के लिए। बस यहीं से वो जायज उम्मीद एक खतरनाक बुलबुले की नींव रखना शुरू कर देती है। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। यहाँ हम उस असली मशीन को समझेंगे जो बुलबुले को फुलाने का काम करती है। एक ऐसा इंजन, एक ऐसा चक्र जो खुद को ही और मजबूत करता जाता है। इसे कहते हैं फीडबैक लूप। तो ये चक्र चलता कैसे है? देखिए, ये एक लूप है जो कभी खत्म ही नहीं होता, ऐसा लगता है। स्टेप 1, कीमतें बढ़ती हैं। स्टेप 2, निवेशक देखते हैं अरे वहां मुनाफा हो रहा है और वो भी मार्केट में कूद पड़ते हैं। अब ज्यादा लोग आए तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ी तो स्टेप 4, कीमतें और ऊपर चली जाती हैं और ये लूप घूमता रहता है, घूमता रहता है। मजेदार बात यह है कि यहाँ कीमतें बढ़ने की वजह बस कीमतों का बढ़ना ही बन जाती है। इसे ही कहते हैं एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। जो सोचा वही हो गया। इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट शिलर ने इसे एक बड़ा दिलचस्प नाम दिया है, स्वाभाविक रूप से होने वाली पॉन्जी प्रक्रिया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि बाजार कभी-कभी एक पॉन्जी स्कीम की तरह काम करने लगता है, लेकिन यहाँ कोई एक मास्टरमाइंड धोखेबाज नहीं बैठा है। जो लोग पहले आते हैं उनका मुनाफा बाद में आने वाले नए निवेशकों के पैसे पर निर्भर करने लगता है। लेकिन हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई गैर कानूनी पॉन्जी स्कीम नहीं है। यहाँ कोई जानबूझकर किसी को धोखा नहीं दे रहा। ये तो बस बाजार में मौजूद हजारों लाखों लोगों के मिले जुले व्यवहार से अपने आप पैदा होने वाली एक प्रक्रिया है, जो पूरी तरह से बाजार की रफ्तार पर टिकी होती है। तो ठीक है, अब हमारा फीडबैक इंजन तो चल पड़ा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इस इंजन में पेट्रोल या यूं कहे कि घी डालने का काम करती हैं। ये इस प्रक्रिया को बहुत तेज कर देती हैं और बुलबुले को और भी ज्यादा बड़ा बना देती हैं। आइए देखते हैं ये ईंधन क्या क्या है। पहला ईंधन है बाजार में नए लोगों की बाढ़ आ जाना। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स जैसी नई टेक्नोलॉजी और रिटेल निवेशकों की बढ़ती भीड़, ये सब मिलके सिस्टम में और ज्यादा पैसा और डिमांड पंप करते हैं, जो उस बुलबुले को और तेजी से फुलाता है। दूसरा और शायद सबसे शक्तिशाली ईंधन है सस्ता पैसा।
जब ब्याज दरें कम होती हैं, बैंकों से लोन लेना बच्चों का खेल हो जाता है। तो लोग निवेश करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा उधार ले सकते हैं। इससे जोखिम लेने की हिम्मत बढ़ जाती है और एसेट की कीमतें सचमुच आसमान छूने लगती हैं। कई बार हम सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं शायद बाजार को स्थिर रखती होंगे, लेकिन अक्सर होता है इसका उल्टा है। अपने परफॉर्मेंस के टारगेट पूरे करने के चक्कर में जब कीमतें बढ़ती हैं तो वो और ज्यादा खरीदते हैं, जिससे आग और भड़क जाती है। और आखिर में आजकल के 24 घंटे चलने वाले फाइनेंशियल न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया जानकारी इतनी तेजी से फैलती है कि लोगों की भावनाएं और भी ज्यादा तीव्र हो जाती हैं और बाजार पहले से कहीं ज्यादा तेजी से रिएक्ट करने लगता है। ये सब मिलकर बुलबुले को और जल्दी फुलाने में मदद करते हैं। और अब हम आते हैं कहानी के चौथे और सबसे डरावने अध्याय पर, वो पतन जो होकर ही रहता है। जिन वजहों ने, जिन मशीनों ने इस बुलबुले को इतना बड़ा बनाया, वही वजह हैं इसे अविश्वसनीय रूप से नाजुक भी बना देती हैं, जिसका टूटना लगभग तय होता है। देखिए, यहां हम साफ साफ देख सकते हैं कि बाजार कब हकीकत से अपना नाता तोड़ लेता है। पहले चरण में यानी फंडामेंटल ग्रोथ के दौर में कीमतें इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि सच में कुछ अच्छा हो रहा होता है। लेकिन दूसरे चरण में सट्टेबाजी के दौर में कीमतें सिर्फ इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि लोगों को उम्मीद होती है कि वे भविष्य में और बढ़ेंगी। यहां असली वैल्यू नहीं, बल्कि बस रफ्तार ही सब कुछ बन जाती है। तो फिर इस बुलबुले की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वो ये है कि ये नए खरीदारों और नए पैसे के लगातार आने पर निर्भर हो जाता है। खुद को जिंदा रखने के लिए इसे हमेशा और ज्यादा ईंधन और ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, जो इसे आखिर में बहुत ज्यादा अस्थिर बना देता है। और जैसे ही नए खरीदारों का आना धीमा होता है या रुकता है, वही इंजन जो बुलबुले को ऊपर ले जा रहा था अब पूरी तरह से उल्टा चलने लगता है। एक छोटी सी गिरावट लोगों में घबराहट पैदा करती है। लोग बेचना शुरू करते हैं, जिससे कीमतें और गिरती हैं, और ये बिकवाली एक ऐसे दुष्चक्र को जन्म देती है जिससे बाजार क्रैश हो जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण से हम क्या सीख सकते हैं? क्या कोई तरीका है? चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने समझा है उसे एक प्रैक्टिकल गाइड में बदलते हैं, ताकि एक बबल के शुरुआती संकेतों को पहचाना जा सके। सबसे पहले शुरुआती संकेतों पर गौर करना चाहिए। क्या कोई नई टेक्नोलॉजी या बड़ा आर्थिक बदलाव आया है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है? क्या अचानक से बहुत सारे नए लोग बाजार में आ रहे हैं? और क्या सिस्टम में बहुत सारा सस्ता पैसा घूम रहा है? अगर हां, तो ये एक बबल की शुरुआत के संकेत हो सकते हैं। और फिर आते हैं खतरे के असली संकेत, जब कीमतें बुनियादी वजहों से कहीं ज्यादा तेजी से भाग रही हों, जब हर कोई लोन लेकर उधार लेकर निवेश कर रहा हो, जब गली का हर इंसान खुद को बाजार का एक्सपर्ट समझने लगे, और जब लोग ये कहना शुरू कर दें कि अरे इस बार ये अलग है, तो समझ जाइए कि बाजार एक खतरनाक सट्टेबाजी के दौर में घुस चुका है। तो आखिर में बस एक सबसे जरूरी बात, किसी मजबूत ट्रेंड और उसकी सही कीमत में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। मतलब सिर्फ इसलिए कि कोई नई टेक्नोलॉजी या कोई आइडिया बहुत ज़बरदस्त है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसकी वैल्यूएशन, उसकी कीमत भी सही हो। तो सवाल बस इतना सा है, जो ग्रोथ दिख रही है, क्या वो वाकई में टिकाऊ है, या ये बस एक और बुलबुला है जो अपने फूटने का इंतजार कर रहा है? फाइनेंशियल बबल्स, ये शब्द सुनते ही दिमाग में आता है पैसा, तेजी और फिर क्रैश, है ना? पर आज हम इसके पीछे की एक ऐसी ताकत की बात करेंगे जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो ताकत है कहानी की। जी हां, ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि कहानियों का खेल है। ये लाइन तो सबने कहीं ना कहीं सुनी ही होगी, ये टेक्नोलॉजी सब कुछ बदल देगी। सुनने में तो बस एक छोटा सा वाक्य लगता है ना? पर असल में ये वो चिंगारी है जो एक बड़ी आग लगा सकती है। एक ऐसी कहानी की शुरुआत जो बाजारों में तूफान ला सकती है, लोगों को रातों रात अमीर बनने के सपने दिखा सकती है, और हाँ, कभी कभी भारी नुकसान भी करवा सकती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन कहानियों में ऐसा क्या होता है कि ये इतनी असली लगने लगती हैं? हम सब इतने समझदार होके भी इन पर कैसे यकीन कर लेते हैं? कभी कभी तो लॉजिक को भी ताक पर रख देते हैं। चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि ये कहानियां हमारे सोचने समझने के तरीके को कैसे बदल देती हैं। ठीक है, तो अब मुद्दे पर आते हैं। एक बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट शिलर। उनका एक बड़ा दिलचस्प आइडिया है। वो कहते हैं कि मार्केट्स मतलब बाजार सिर्फ डेटा, चार्ट्स और नंबरों से नहीं चलते। असल में बाजार चलते हैं कहानियों से। यही कहानियां हैं जो तय करती हैं कि हम अपना पैसा कहां और क्यों लगाएंगे।
तो ये मार्केट नैरेटिव्स या बाजार की कहानियां हैं क्या चीज़? देखिए, ये सीधी सादी कहानियां होती हैं जो हमें बताती हैं कि अरे वाह, कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। जैसे प्रॉपर्टी के दाम तो कभी नीचे नहीं आते, या फिर सबसे फेमस वाला, इस बार मामला अलग है। ये मुश्किल फाइनेंशियल दुनिया को एकदम आसान और इमोशनली कनेक्ट करने लायक बना देती हैं। और बस यहीं से शुरू होती है किसी भी बबल की पहली स्टेज, नए युग का मिथक। एक ऐसा विश्वास जो बहुत खतरनाक हो सकता है। ये मानना कि फाइनेंस के जो पुराने नियम कायदे हैं, जो सदियों से चले आ रहे हैं, वो अब बेकार हो गए हैं। अब कुछ नया हो रहा है। अच्छा, तो ये नए युग वाली सोच काम कैसे करती है? होता यह है कि जो पारंपरिक तरीके हैं किसी कंपनी को आंकने के, जैसे कि वो कितना मुनाफा कमा रही है, उन्हें पुराना और बेकार मान लिया जाता है। रिस्क की तो कोई बात ही नहीं करता, सब नजरअंदाज कर दिया जाता है। याद कीजिए, .com बबल के टाइम पर क्या कहा जाता था? प्रॉफिट की किसे पड़ी है? या फिर हाउसिंग बबल के दौरान दाम तो बस ऊपर ही जाएंगे। ये पैटर्न बार बार हर बबल में दोहराया जाता है। तो एक बार जब ये नए युग की कहानी बन जाती है, तो इससे फैलने के लिए चाहिए होता है ईंधन। आग तो लग गई, पर उसे फैलाएगा कौन? चलिए देखते हैं कि इस आग में घी डालने का काम कौन करता है। असल में 3 बड़ी ताकतें होती हैं जो इन कहानियों को जंगल की आग की तरह फैला देती हैं। सबसे पहला है मीडिया। सोचिए, न्यूज़ चैनल दिन रात किसी एक स्टॉक की बढ़त दिखा रहे हैं, सक्सेस स्टोरीज बता रहे हैं। इससे क्या होता है? फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं हम पीछे ना रह जाएं। दूसरा, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और सीईओस। जब कोई जाना माना सीईओ एक ट्वीट कर देता है, तो उस कहानी पर भरोसे का ठप्पा लग जाता है। और तीसरा है सोशल कॉन्टेजियन, मतलब जब एक आइडिया एक इंसान से दूसरे इंसान तक वायरस की तरह फैलता है। ये जो सोशल कंटेजियन है ना, इसे एक महामारी की तरह समझिए। बिल्कुल वैसे ही फैलता है। शुरुआत होती है एक निवेशक से जिससे अच्छा फायदा होता है, और वो अपनी कहानी दोस्तों को सुनाता है। फिर उसके दोस्त और ऑफिस के लोग भी पैसा लगाते हैं, जिससे कीमतें और ऊपर जाती हैं। देखते ही देखते सक्सेस की कहानियां हर तरफ सुनाई देने लगती हैं, और बस फोमो के चलते आम लोग भी इस दौड़ में शामिल हो जाते हैं और मार्केट को आसमान पर पहुंचा देते हैं। और इससे बन जाता है एक इको चैम्बर, मतलब एक ऐसी बंद दुनिया जहां सिर्फ एक ही तरह की आवाज गूंजती है। अच्छी खबरें, सक्सेस स्टोरीज, इनको तो खूब हवा दी जाती है, पर कोई भी चेतावनी, कोई भी नेगेटिव डेटा, उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। बस एक ही कहानी सुनाई देती है, और वो है तेजी की कहानी, ऊपर जाने की कहानी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान समाज का नजरिया ही बदल जाता है। जो रिस्की काम होता है, मतलब शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना, जिसे आमतौर पर खतरनाक माना जाता है, वो अचानक से स्मार्ट और कूल लगने लगता है। हर कोई बस जल्दी से जल्दी अमीर बनने के तरीकों पर बात कर रहा होता है। लेकिन हर कहानी का एक अंत तो होता ही है, और जब ये कहानी टूटती है तो जो होता है वो बहुत नाटकीय होता है। बबल का फटना सिर्फ नंबरों का ऊपर नीचे होना नहीं है, ये वो पल है जब वो खूबसूरत लुभावनी कहानी चकनाचूर हो जाती है। और ये सब बहुत तेजी से होता है। बस एक ट्रिगर चाहिए होता है, कोई एक बुरी खबर, जैसे कोई बड़ी कंपनी दिवालिया हो गई। बस जो मीडिया कल तक तारीफों के पुल बांध रहा था, वो अचानक डर और खौफ की बातें करने लगता है। लोगों का भरोसा रातों रात टूट जाता है, और फिर शुरू होती है पैनिक सेलिंग, यानी घबराहट में बिकवाली। वही कहानी का इंजन जो मार्केट को ऊपर खींच रहा था, अब पूरी ताकत से उसे नीचे धकेल देता है। तो इन सब बातों से हमें क्या समझ आता है? यही कि हमें बाजार को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। हमें सिर्फ चार्ट्स और नंबरों के पीछे नहीं भागना है, हमें उसके पीछे चल रही कहानी को पढ़ना और समझना सीखना होगा। तो सबसे पहला सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए वो ये है, इस वक्त मार्केट में कौन सी कहानी चल रही है? क्या ये AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कहानी है जो दुनिया बदलने का वादा कर रही है, या फिर ये ग्रीन एनर्जी के भविष्य की कहानी है? अगला सवाल, हमें यह समझना होगा कि ये कहानी अपने लाइफ साइकिल में कहां पर है। क्या इसकी अभी बस शुरुआत हुई है, या फिर ये उस पीक पर पहुंच चुकी है जहां गली मोहल्ले से लेकर टीवी चैनलों तक बस इसी की चर्चा हो रही है? और आखिर में सबसे जरूरी सवाल, क्या कहानी और हकीकत के बीच का फासला बढ़ता जा रहा है? मतलब जो फंडामेंटल्स हैं, जो असली आंकड़े हैं, क्या कहानी उनसे बहुत आगे निकल गई है? क्या कीमतें सिर्फ कहानी के दम पर बढ़ रही हैं, या कंपनी के असल परफॉर्मेंस के दम पर? क्योंकि आखिर में बात यही है, सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि आंकड़े क्या कह रहे हैं, बल्कि ये है कि कहानी क्या चल रही है। और अगर हम उस कहानी को समझ पाते हैं,
तो शायद यही वित्तीय बाजारों में कामयाबी और नाकामी के बीच का सबसे बड़ा फर्क साबित हो सकता है। बाजार कभी एकदम आसमान पर और फिर अचानक से जमीन पर। ऐसा होता क्यों है? कभी सोचा है? आज हम इसी के पीछे की साइकोलॉजी को समझने वाले हैं। ये जो मार्केट बबल्स बनते और फूटते हैं ना, इनके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं, बल्कि एक प्रेडिक्टेबल इंसानी साइकोलॉजी है। देखिए, एक बात गांठ बांधने वाली है। बाजार सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स का खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये असल में लोगों का खेल है। उनकी उम्मीदें, उनका डर, उनकी भावनाएं ही हैं जो पूरे मार्केट को चलाती हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना कि हम सब एक ही गलती बार बार क्यों दोहराते हैं? क्या हम कभी सीखते ही नहीं? चलिए, इस पूरे विश्लेषण में अपने ही इस अजीब व्यवहार के रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? मतलब एक बबल की वो पहली चिंगारी वो आखिर लगती कैसे है? इसकी शुरुआत होती है कुछ बहुत ही आम साइकोलॉजिकल बाइसेस से। ऐसी मानसिक आदतें जो हम सब में होती हैं और जो हमें सही गलत सोचने की राह से भटका देती हैं। तो सबसे पहली साइकोलॉजिकल गलती है एंकरिंग। जरा सोचिए, एक स्टॉक जो पहले 2000 रुपए का था अब 1500 का मिल रहा है। दिमाग में पहली बात क्या आती है? अरे वाह, ये तो सस्ता हो गया। भले ही उसकी असल कीमत शायद सिर्फ 1000 रुपए हो। हम उस पुरानी कीमत से, उस एंकर से ऐसे चिपक जाते हैं जैसे वही सच हो। और बस यही सोच हमें गुमराह कर देती है। हम ये मान बैठते हैं कि हमें कोई जबरदस्त डील मिल गई है। हम उसकी असली कीमत देखने के बजाय उस पुरानी जानकारी से ही बंधे रह जाते हैं, और यहीं से गलती की शुरुआत हो जाती है। अच्छा, अब दूसरी चीज पर आते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस। मान लीजिए किसी ने एक स्टॉक खरीदा और वो बूम तुरंत ऊपर चला गया। कैसा महसूस होगा? एकदम जीनियस वाली फीलिंग आती है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि यही शुरुआती सफलता एक बहुत खतरनाक जाल बन सकती है, और यहीं से एक खतरनाक साइकिल, एक दुष्चक्र शुरू हो जाता है। थोड़ी सी कामयाबी मिली तो आत्मविश्वास आसमान छूने लगता है, और फिर हम और भी बड़े और भी रिस्की दाव लगाने लगते हैं, ये सोचे बिना कि शायद पहली बार तो बस किस्मत अच्छी थी। और फिर आता है ये वाला बायस जो हमें यकीन दिलाता है कि जो अभी हो रहा है ना, वो तो हमेशा हमेशा होता रहेगा। अगर कोई सेक्टर जैसे 90s में टेक्नोलॉजी तेजी से भाग रहा है तो हमें लगने लगता है कि ये तो बस भागता ही जाएगा। हम हाल के परफॉर्मेंस को भविष्य की गारंटी समझ बैठते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी भूल है। तो ये तो हुई हमारी अपनी पर्सनल गलतियां, लेकिन जब बहुत सारे लोग एक साथ एक ही समय पर यही गलतियां करने लगे, तब क्या होता है? यहीं पर कहानी असल में मजेदार हो जाती है और एक छोटी सी चिंगारी एक बड़ी आग में बदल जाती है। इसे कहते हैं हर्ड बिहेवियर या भेड़ चाल। और यकीन मानिए, ये एक बबल को फुलाने वाली सबसे ताकतवर शक्तियों में से एक है। जब हर कोई एक ही दिशा में भाग रहा हो तो दिमाग कहता है कि हमें भी उधर ही भागना चाहिए, भले ही सामने गहरी खाई ही क्यों ना हो। तर्क वितर्क सब पीछे छूट जाता है और भीड़ की सोच हम पर हावी हो जाती है। पर सवाल ये है कि हम ऐसा करते क्यों हैं? पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। कहीं मैं पीछे न रह जाऊं, ये डर। हर कोई पैसा बना रहा है तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं? ये सोच हमें भीड़ का हिस्सा बना देती है। ये है सोशल प्रूफ की ताकत। जब हम देखते हैं कि अरे सब लोग यही कर रहे हैं, तो हमारा दिमाग मान लेता है कि यही सही रास्ता होगा। ये एक तरह का मेंटल शॉर्टकट है जो हमें सोचने की मेहनत से बचाता है और अक्सर मुश्किल में डाल देता है। नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट शिलर ने इसकी एक बहुत ही जबरदस्त एनालॉजी दी है। वो कहते हैं कि मार्केट बबल्स एक वायरस की तरह फैलते हैं। उत्साह की कहानियां, मुनाफे की बातें एक इंसान से दूसरे तक फैलती हैं और देखते ही देखते ये एक साइकोलॉजिकल महामारी बन जाती है। और ये एक ऐसा साइकिल है जो खुद को ही फ्यूल देता है। कैसे? देखिए, जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं, लोग और ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक और ज्यादा आशावादी हो जाते हैं। हर तरफ बस सफलता की कहानियां गूंजती हैं, और यही ऑप्टिमिज्म उन्हें और ज्यादा खरीदने पर मजबूर करता है, जिससे क्या होता है? कीमतें और भी ऊपर चली जाती हैं। ये बिल्कुल एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह है, जो पहाड़ से ही नीचे आते आते लगातार बड़ा और ज्यादा खतरनाक होता जाता है। लेकिन हम सब जानते हैं, हर पार्टी का अंत होता है, और जब म्यूजिक बंद होता है ना, तो गिरावट बहुत बहुत तेज और दर्दनाक होती है। चलिए, अब उस ड्रामेटिक तीसरे एक्ट को समझते हैं, जहां भावनाओं का ये खेल पलटता है और बाजार क्रैश हो जाता है।
आप यूं समझिए, बबल के दौरान लालच ड्राइविंग सीट पर होता है। वो हमें बड़े से बड़ा रिस्क लेने के लिए उकसाता है। लेकिन जैसे ही बबल फूटता है, वही लालच फौरन डर में बदल जाता है। और ये डर हमें घबराहट में सब कुछ बेचने पर मजबूर कर देता है। तो ये घबराहट में बेचने का सिलसिला क्यों शुरू होता है? इसकी एक बड़ी वजह है लॉस अवर्जन। साइकोलॉजिकल स्टडीज ये बताती हैं कि 100 रुपए खोने का दर्द 100 रुपए पाने की खुशी से कहीं ज्यादा, लगभग 2 गुना होता है। इसीलिए अपने नुकसान को और बढ़ने से रोकने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। बस बेचो और निकलो। और यहाँ सबसे अजीब बात पता है क्या है? जैसे जैसे खतरे के निशान साफ दिखने लगते हैं, हम उन्हें अनदेखा करना शुरू कर देते हैं। हम एक तरह की डिनायल की स्टेट में चले जाते हैं, इस उम्मीद में कि शायद पार्टी थोड़ी देर और चल जाए, शायद सब ठीक हो जाएगा। तो इस पूरी कहानी से, इस रोलर कोस्टर राइड से हम क्या सीख सकते हैं? मतलब वो कौन से प्रैक्टिकल सबक हैं जो हम अपने साथ ले जा सकते हैं? चलिए अब इस पर बात करते हैं। तो अब तक की कहानी से मुख्य बातें क्या निकलती हैं? पहली, निवेशक अक्सर तर्क से नहीं बल्कि अपनी साइकोलॉजिकल बायसेस से चलते हैं। दूसरी, भेड़चाल या हर्ड बिहेवियर हावी रहता है। तीसरी, हमारी भावनाएं ही ये बड़े बड़े बूम बस्ट साइकिल्स बनाती हैं। और आखिर में, बाजार कुछ और नहीं बल्कि हमारे कलेक्टिव ह्यूमन बिहेवियर का आईना है। तो असली एज कहाँ है? असली फायदा कहाँ है? ये बहुत सरल है पर मुश्किल भी। जब हर कोई इमोशनल हो रहा हो तब रैशनल बने रहना, जब सब लालच में खरीद रहे हों या डर में बेच रहे हों, वही समय है शांत रहकर सोचने का। असली मौके वहीं छिपे होते हैं। और ये हमें एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पे लाके छोड़ता है। वो ये कि बाजार सिर्फ इकोनॉमिक सिस्टम्स नहीं हैं, ये तो बड़े पैमाने पर साइकोलॉजिकल सिस्टम्स हैं। ये अर्थशास्त्र से कहीं ज्यादा इंसानी मनोविज्ञान का खेल है। और ये पूरा विश्लेषण हमें इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब हमारे चारों ओर की भीड़ भावनाओं में बह रही हो, तो क्या हम तर्कसंगत रह सकते हैं? ये वो चुनौती है जो इन सबकों को सिर्फ सुनने से ज्यादा असल जिंदगी में अमल करने के लिए प्रेरित करती है। जरा सोचिए, अगर फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में हमारी सारी समझ ही गलत हो तो। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट शिलर के एक ऐसे क्रांतिकारी आइडिया की जिसने इकोनॉमिक्स की दुनिया में तहलका मचा दिया था। तो सवाल यही है, क्या फाइनेंशियल मार्केट्स एक सुपर स्मार्ट, एकदम जीनियस मशीन की तरह काम करते हैं जो हर छोटी बड़ी जानकारी को फौरन प्रोसेस कर लेते हैं, या फिर वो भी हम इंसानों की तरह ही हैं, इमोशनल, कभी डरते हैं तो कभी लालच में आ जाते हैं? देखिए, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहले इस पुरानी थ्योरी को समझना होगा जिसे शिलर ने चैलेंज किया, और वो थ्योरी है परफेक्ट मार्केट का आइडिया। इस थ्योरी का नाम है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, या शॉर्ट में कहें तो EMH। और इसका फंडा बड़ा सिंपल है कि मार्केट कभी गलत हो ही नहीं सकता। मतलब किसी भी शेयर या एसेट की जो कीमत दिख रही है, बस वही उसकी असली एकदम सही कीमत है। अब इस थ्योरी के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, कि कीमतें हर जानकारी को अपने अंदर समेटे हुए हैं। दूसरा, कि कोई भी चीज असल में सस्ती या महंगी नहीं होती, उसकी कीमत हमेशा सही होती है। और तीसरा, कि कोई भी लगातार मार्केट को बीट नहीं कर सकता। सुनने में तो सब कुछ कितना सीधा और लॉजिकल लगता है ना? लेकिन यहीं पर एंट्री होती है रॉबर्ट शिलर की। वो सबूतों के साथ आते हैं और इस पूरी साफ सुथरी कहानी को तोड़ देते हैं। वो दिखाते हैं कि असल दुनिया, असल मार्केट इस किताबी थ्योरी से बहुत बहुत अलग है। तो पुरानी थ्योरी कहती है कि मार्केट की अगली चाल का अंदाजा लगाना नामुमकिन है, ये एक रैंडम वॉक है। लेकिन शिलर में जब डेटा को खंगाला तो कुछ और ही पाया। उन्होंने देखा कि अरे, लंबे समय में तो मार्केट को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। जब वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं तो अक्सर आगे चलकर रिटर्न कम मिलते हैं, और जब वैल्यूएशंस कम होते हैं तो ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद बढ़ जाती है। अब ये बात तो EMH के आइडिया से बिल्कुल उल्टी थी। और जरा सोचिए भी, .com बबल या 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, क्या ये घटनाएं एक परफेक्ट मार्केट जैसी लगती हैं? बिल्कुल नहीं। ये तो चीख चीख कर कहती हैं कि मार्केट कई बार लॉजिक से कोसों दूर जा सकता है। और बस यही शिलर का सबसे बड़ा पॉइंट है कि मार्केट न तो पूरी तरह से पागल है और न ही पूरी तरह से लॉजिकल। सच्चाई कहीं बीच में है। ये बात सुनने में भले ही छोटी लगे, पर इन्वेस्टिंग की दुनिया के लिए इसके मायने बहुत बड़े हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर मार्केट में इतनी गड़बड़ है तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो इसे ठीक क्यों नहीं कर देते?
मतलब आखिर में लॉजिक की जीत क्यों नहीं होती? इसे कहते हैं लिमिट्स ऑफ आर्बिट्रेज। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक समझदार इन्वेस्टर को दिखता है कि कोई स्टॉक जरूरत से ज्यादा महंगा हो गया है। वो भीड़ के खिलाफ जाकर उसे बेचना शुरू करता है, लेकिन मार्केट तो और पागल हो जाता है और कीमत बढ़ती ही चली जाती है। अब बेचारा इन्वेस्टर सही होते हुए भी पैसे गंवा सकता है, शायद अपनी नौकरी भी, इससे पहले कि मार्केट वापस होश में आए। और एक और बड़ी वजह है, हम लोग भूल जाते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स की याददाश्त ना बहुत कमजोर होती है। एक पीढ़ी जो मार्केट क्रैश देखती है वो तो सावधान हो जाती है, लेकिन अगली पीढ़ी वो फिर से उसी जोश और उम्मीद के साथ आती है और अक्सर वही गलतियां दोहरा देती है। और बात सिर्फ अकेले दुकेले इन्वेस्टर्स की नहीं है, कभी कभी तो पूरा का पूरा सिस्टम ही इस पागलपन को सपोर्ट करने के लिए बना होता है। जरा सोचिए, फंड मैनेजर्स पर हर 3 महीने में अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर होता है। अगर वो भीड़ के खिलाफ जाते हैं और मार्केट ऊपर चढ़ता रहता है तो उनकी नौकरी जा सकती है। तो उनके लिए गलत होते हुए भी भीड़ के साथ चलना ज्यादा सेफ ऑप्शन बन जाता है। तो ये सिस्टम पागलपन को ठीक करने के बजाय उससे और हवा देता है। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम तो समझ ली, लेकिन इस पागलपन भरे मार्केट में एक इन्वेस्टर को आखिर करना क्या चाहिए? यहीं पर शिलर के आइडियाज हमें एक बिल्कुल नई प्लेबुक, एक नई स्ट्रैटेजी देते हैं। और इस नई सोच का नाम है बिहेवियरल फाइनेंस। ये उस पुरानी इकोनॉमिक्स को नकारता है जो मानती थी कि इंसान एक लॉजिकल मशीन है। बिहेवियरल फाइनेंस कहता है, नहीं, हम इंसान हैं। हमारे इमोशंस, हमारे डर, हमारा लालच, ये सब हमारे फाइनेंशियल फैसलों पर गहरा असर डालते हैं। तो इस नई समझ के साथ हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? बहुत सिंपल। स्टेप 1, रोज रोज की कीमतों के उतार चढ़ाव पर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म वैल्यू पर फोकस करें। स्टेप 2, जब मार्केट में हर कोई या तो बहुत ज्यादा लालची हो रहा हो या बहुत ज्यादा डर रहा हो तो सावधान हो जाएं। स्टेप 3, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में ना रखें, मतलब डाइवर्सिफाई करें। और सबसे जरूरी स्टेप 4, एक डिसिप्लिन वाला प्लान बनाएं और उस पर टिके रहें, खासकर तब जब इमोशंस कंट्रोल से बाहर हो रहे हों। तो बॉटम लाइन क्या है? एक कामयाब इन्वेस्टर बनने के लिए सिर्फ बैलेंस शीट और नंबर्स को समझना काफी नहीं है। हमें मार्केट की साइकोलॉजी यानी भीड़ की सोच और भावनाओं को भी समझना होगा। ये एक तरह से आर्ट और साइंस दोनों का खेल है। और सच कहें तो यही सबसे बड़ी सीख है। मार्केट से लड़ने की कोशिश बेकार है। बेहतर है कि हम उसकी कमियों को समझें और उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। बस ये मान लेना कि हाँ, मार्केट पागल हो सकता है, यही सोच हमें बाकी सबसे एक कदम आगे रख देती है। और आखिर में एक सवाल, अगर शिलर सही हैं और मार्केट हमारी उम्मीदों और हमारे डर का आईना है, तो जब हम आज के मार्केट को देखते हैं, इसके उतार चढ़ाव, इसकी बेचैनी को देखते हैं, तो ये हमारे समाज के बारे में, हमारी सोच के बारे में क्या बता रहा है? जरा सोचिएगा इस पर।